घर वालों की बातें सुनकर पत्नी को घर से निकाल दिया। और फिर पतियों को यह कहानी अवश्य सुननी चाहिए जो कहते हैं कि आखिर तुम दिन भर करती क्या हो। जब मैं ऑफिस से घर आया तो घर वाले मुझसे कहते कि तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती है, और भी शिकायतें करने लगते। मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था, तो मैं भी पत्नी को ताने मारने लगा कि आखिर तुम करती क्या हो सारा दिन। कपड़े बर्तन घर की साफ सफाई तो काम वाली कर जाती है, बस लेटी रहती हो सारा दिन। फिर एक दिन रोज़ रोज़ की बातों और शिकायतों से परेशान होकर मैंने अपनी पत्नी से 4 महीने का बच्चा छीन लिया और उसे मायके छोड़ाया। पत्नी के मायके जाने के बाद मेरी पहली रात। मेरे पास कोई मुझे अपनी शरारतों से हंसाने वाला नहीं था। मेरा बेटा ज़रूर था जिसे मैंने अभी अभी फीडर देकर सुला दिया था। दूध पिलाने से लेकर बच्चे को सुलाने तक मुझे क्या क्या करना पड़ा, मैं उसका विवरण करना चाहता हूँ। मैं उठा, रसोई घर गया, फीडर को धोकर चूल्हे पर पानी चढ़ाया और फीडर को उबाला। पाउडर का दूध बनाने के लिए पानी को थोड़ा सा गर्म किया और उसमें पाउडर डाला। तब कहीं जाकर एक फीडर तैयार हुआ। दूध पिलाने के बाद मैं अपने बेटे को कंधे से लगाकर थपकी लगाता रहा ताकि उसका दूध हजम हो जाए। फिर जब पैम्पर बदलने के लिए उसको लिटा दिया तो पता चला कि बच्चे ने पाखाना किया है। उसे बाथरूम में ले जाकर साफ करके आया तो बच्चे ने दूध की उल्टी कर दी। मैंने जल्दी से उसको साफ किया और उसको फिर से पैम्पर पहना दिया और उसको झूला झूला कर सुलाने लगा। अपने लिए दूध गर्म करके उसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। वह होती तो मिल्क शेक बनाकर मेरे हाथ में दे देती। सोचने लगा कि अब इतने सारे झमेले में कौन पड़ेगा, अभी रोटी पकाकर खा लूँगा। लेकिन आटा भी गूंदना पड़ेगा। सालन पका हुआ था, बस उसे प्याली में डालकर ओवन में ही गर्म करना था। सोचा खाने से पहले बेड पर बिखरा हुआ सामान उठा दूँ। पैम्पर, खिलौने, फीडर, मेरा बिखरा हुआ सामान, सबको अपने अपनी जगह पर रख दिया। फिर अचानक याद आया कि रोटी बनाने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। अभी तो कपड़ों को इस्त्री भी करनी है। अभी शर्ट को इस्त्री कर ही रहा था कि बेटा उठ गया। मैंने बेटे को उठाया, थपकी लगाते हुए सुलाने लगा, फिर झूले में डाला और झूला झूलाने लगा। भूख से मेरा बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से बच्चे को सुलाया और ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर किया। आधे घंटे बाद खाना मेरे सामने था। मैंने बड़े बड़े निवालों में खाना ख़त्म कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा बेटा फिर से जाग गया तो मेरा खाना ऐसे ही पड़ा रहेगा और फिर से गर्म करने में बहुत समय लगेगा। मैं सोचने लगा शायद मेरी पत्नी भी ऐसा ही करती होगी। पता नहीं उसे समय पर खाना खाने मिलता होगा या नहीं। घड़ी में 11 बज रहे थे। मैं बहुत थक गया था और खाते ही बिस्तर पर लेट गया और अपने आप से ही बड़बड़ाने लगा, निशा, अलमारी से चादर निकाल कर दे दो प्लीज़, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर ख्याल आया कि वह तो यहाँ है ही नहीं। वह होती तो चादर निकाल कर उड़ा देती। अब खुद ही अलमारी से चादर निकालनी पड़ेगी। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि बिजली चली गई और पंखा बंद हो गया। इससे पहले कि मेरा बेटा गर्मी के कारण जाग जाए और रोने लगे, मैं झट से बेड से नीचे उतर गया और एक पेपर से उसे हवा करने लगा। मुझे नींद के झोंके भी आ रहे थे, लेकिन बेटे को हवा करना भी ज़रूरी था, नहीं तो वो जाग उठेगा। 1 बजे बिजली आई और मैं तुरंत ही सो गया। 2 बजे बेटे के रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुली। अचानक गहरी नींद से जागने पर मेरे सर में दर्द होने लगा। उसे भूख लगी थी। मैं सुस्ती से उठा और डब्बे का दूध बनाकर पिलाया। 2:30 बजे के करीब बेटा सो गया और मैं भी। उसके बाद बेटा कब जागा और कब तक रोता रहा मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर जब सुबह 8 बजे मेरी आँख खुली तो वह रो ही रहा था। मैंने उठकर देखा तो पैम्पर से गंदगी निकलकर बाहर बेडशीट पर लगी थी। उसको जल्दी से बाथरूम में ले जाकर साफ़ किया। उसके बाद बेडशीट को ढो डाला।
बच्चे को दूध पिलाया और दूसरी बेडशीट बिछाकर उस पर उसे लिटा दिया। इतना करने तक 9:30 बज चुके थे। मैं रोज़ नाश्ते में दही खाता था, जिसे मेरी पत्नी निशा घर में ही बनाती थी, मगर कैसे बनाती थी और कब बनाती थी यह मुझे नहीं पता। वे लोग जो मेरे घर आने पर मेरी पत्नी की शिकायतें करते थे, उनमें से किसी ने भी मुझे एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछा था। मैंने खुद चाय बनाने के लिए बर्तन में दूध डाला और सोचने लगा कि ऐसा कौन सा समय था जब निशा व्यस्त नहीं थी। मेरी सेवा में भी उसने कभी कोई कमी आने नहीं दी। घर में सिर्फ 3 ही तो काम नहीं थे जिनके लिए मैंने नौकरानी रखी थी। एक बच्चे को संभालना ही काफ़ी था उसे तकन से चूर करने के लिए, लेकिन वह तो मुझे समय पर खाना देती। मैं थक जाता तो मेरे पाँव दबा देती, मैं उदास होता तो मुझे हंसाती। अगर मुझ पर काम का कोई दबाव होता या मैं परेशान होता तो वह मेरा हौसला बढ़ाती। मैं यही सोचता रहा कि दूध उबलकर शेल्फ पर आ चुका था। मैं आहिस्ता आहिस्ता शेल्फ पर कपड़ा लगाने लगा और उन तानों भरे सवालों को याद करने लगा जो मैं निशा से पूछा करता था कि तुम करती क्या हो सारा दिन? तुम्हारा बदन क्यों इतना दर्द करता है? तुमने कौन सा पहाड़ उठाया है जो इतनी थक गई हो? मेरे ताने सुनकर वह करवट बदलती और शायद आंसू बहाती, पर मैं जालिम इंसान ने उसकी परवाह ही नहीं की और फिर थोड़ी देर बाद खुद ही करवट बदलकर मुस्कुराकर मेरा चेहरा अपनी ओर करती और मुझसे कहती, आई लव यू। तो मैं भी मुस्कुरा देता और बहुत ज़िद करने लगती कि तुम भी मुझे आई लव यू टू कहो। मुझे निशा की प्यारी प्यारी शरारतें याद आने लगी। सुबह के 10 बज गए थे और नींद पूरी ना होने के कारण मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और वे सभी लोग अपने अपने कमरों में बैठे थे जो मुझे कल ही कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती। चाय नाश्ता पूछना तो दूर की बात। और मैं भी किन की बातों में आकर अपनी प्यारी पत्नी को अपने से दूर कर दिया। मैं सोचने लगा कि अगर पति पत्नी में कोई गलतफहमी हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए तो उन्हें खुद ही सुलझाना चाहिए, ना कि किसी और की बात सुननी चाहिए। मैंने अपने बच्चे को गाड़ी में डाला और गाड़ी उन रास्तों पर दौड़ाई जो रास्ते मुझे हमेशा के लिए मेरी निशा के साथ जोड़ने वाले थे। वहाँ पहुंचकर मैंने दोनों हाथ जोड़कर निशा से माफ़ी मांगी। ओ मेरी निशा, तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? तुमने मुझसे कोई शिकायत ही नहीं की और खुशी खुशी मेरे साथ वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, अपनी पत्नी को समय दें, उसका आदर सम्मान करें, उसे प्यार करें। वह अपने माता पिता, अपने बाबुल का आंगन छोड़कर आपके साथ बिल्कुल नए परिवार में अपना जीवन बिताती है। वह आपसे वेतन लिए बिना आपकी और आपके माता पिता की सेवा करती है। बिना लालच के आपका, आपके बच्चों और अन्य परिवार वालों का ख्याल रखती है और बदले में उसे क्या मिलता है यह तो सब जानते हैं। कहानी थोड़ी बड़ी ज़रूर है, लेकिन सभी पतियों को सुनना चाहिए। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।